नमस्ते दोस्तों, संस्कृत साथी यूट्यूब चैनल में मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कुछ ही दिन पहले हुए संस्कृत 12th क्लास तिमाही परीक्षा का जो पेपर आया था उसका उत्तर देखने वाले हैं। आप में से बहुत से छात्रों ने कमेंट किया था कि सर जैसे ही आपके पास पेपर आए आप पूरे प्रश्न का आंसर की दीजिएगा। तो आज हम लेकर के आ गए हैं पूरे प्रश्नों का आंसर। हम एक एक प्रश्न को देखने वाले हैं। ये आज का जो वीडियो होगा थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को देखेंगे। मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी से कि जितने भी हमारे छात्र हैं जो 12th क्लास में संस्कृत पढ़ रहे हैं, आप लोग क्या कीजिए कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक से जाकर के टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम से जुड़ने का फ़ायदा ये है कि मैं वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइड करूँगा ताकि आप अपने बोर्ड परीक्षा में बेहतर कर सकें। इसके लिए आप ज़रूरी है कि उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। वहाँ पर आपको PDF हर क्लास का लिंक जैसे ही क्लास मतलब कि होगा उसका वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा और उससे संबंधित क्वेश्चन जो अब हम कराने जाएंगे वो भी मिल जाएगा। तो देखिए, जो बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन पूछा है, अभी बुक का बात करें तो 1 से लेकर के 3 चैप्टर तक के क्वेश्चन को कवर किया है बुक से, पुस्तक से कवर किया है 1 से लेकर के 3 तक। और व्याकरण से जो क्वेश्चन आया है वो संधि, समास, कारक, प्रत्यय, वर्ण, इन सभी से क्वेश्चन आया है और उच्चारण स्थान, इन सभी से क्वेश्चन आया है। तो जिस तरह से मैं पुस्तक को करा रहा हूँ, पुस्तक के हर चैप्टर को एक एक करके करा रहा हूँ, यदि आप लोगों को व्याकरण भी चाहिए, संस्कृत व्याकरण जैसे कि संधि, समास, अनुवाद, अनुच्छेद कैसे लिखते हैं, पत्र कैसे लिखते हैं, संवाद कैसे लिखते हैं, जो भी व्याकरण के टॉपिक हैं, यदि आप चाहते हैं कि मैं उसको पढ़ाऊं तो आप लोग क्या कीजिए कि कमेंट कीजिएगा इस वीडियो में कि हाँ सर आप कराइए, तो मैं ज़रूर कराऊंगा। इससे पहले कि मैं व्याकरण किस तरह से पढ़ाता हूँ, मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो आप देखना चाहते हैं तो व्याकरण का मैं 2 वीडियो डाला हूँ, अभी ज़्यादा नहीं, मात्र 2 वीडियो है। पहला वीडियो वर्ण पे है, पहला जो वीडियो है वर्ण पर है और दूसरा वीडियो संधि पर है। आप उन दोनों वीडियो को देख लीजिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ। उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ मैं आगे संधि जो भी है आगे का भाग पार्ट 2 पार्ट 3 मैं वो कराऊँ या नहीं कराऊँ, समास कराऊँ या नहीं कराऊँ, आप उस तरह अनुवाद कराऊँ या नहीं कराऊँ, ये आप कमेंट कीजिए, मैं उस हिसाब से अपना काम करूँगा। और एक और बात है कि आप में से बहुत से छात्र बोल रहे थे कि अब जो चैप्टर कराइएगा वो संस्कृत में करवाइएगा, संस्कृत लाइन के साथ हिंदी करवाइएगा। लेकिन जब मैंने पोल करवाया तो बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं सर हिंदी में ही ठीक है, कि हिंदी में लिख करके लाइए, अनुवाद करके लाइए और उसी के माध्यम से पढ़ाइए। तो आप लोग एक बार इसको कंफर्म कीजिए कि संस्कृत में करवाएं, मतलब कि संस्कृत प्लस हिंदी दोनों रहेगा, या हिंदी में ही लिख करके जो लाते हैं उसके माध्यम से कराएं। संस्कृत से कराएंगे तो इसका एक बात है, बेनिफिट भी है। बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपको संस्कृत लाइन बाय लाइन पढ़ने को मिलेगा, उसके बाद उसका हिंदी अर्थ समझेंगे। और उसके बाद ये है कि संस्कृत में रहेगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, हिंदी में रहता है तो सीधा हिंदी के माध्यम से हम बात को समझते हैं कि पुस्तक में क्या दिया हुआ है। लेकिन जब संस्कृत रहेगा तो संस्कृत लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद उसका हिंदी निकालेंगे,
देखिए उसका अर्थ बताएंगे आपको, हम समझाएंगे उसके बाद, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप लोग किस में कंफर्ट महसूस करते हैं, संस्कृत माध्यम में पढ़ाएं या हिंदी माध्यम में पढ़ाएं। तो आप इसके लिए एक कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और जितने भी आपके दोस्त बंधु हैं जो 12th क्लास में संस्कृत लिए हुए हैं, आप उनके पास ये वीडियो ज़रूर भेजिए, ताकि वो भी अपने तिमाही परीक्षा में हुए संस्कृत के प्रश्नों का उत्तर, समुचित उत्तर मिला सके, और अपने आप को जांच सके कि मैंने कितना सही किया है, अपने तिमाही परीक्षा में कितना गलत किया है। आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ही शुरुआत हो रहा है किससे? संधि से, इसलिए संधि पढ़ना जरूरी है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अयादि संधि का उदाहरण है। देखिए हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि 70 ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद सब्जेक्टिव भी है। तो हम क्वेश्चन एक लाइन में पढ़ते हैं, उसके बाद एक लाइन में हम आंसर देने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? आप लोग समझ जाइएगा। ज़्यादा अगर एक्सप्लेन करने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम एक लाइन में उत्तर देंगे। जहाँ हमको लगेगा कि एक्सप्लेन करना है वहाँ पर हम कर देंगे, ठीक है? तो देखिए अयादि संधि का उदाहरण है, तो रामे अपि नहीं, ये नहीं होगा। एकैकम नहीं होगा, क्योंकि एकैकम वृद्धि संधि का उदाहरण होता है। तत्रैव भी नहीं होगा, तत्रैव वृद्धि संधि में चल जाए, तथा प्लस एवं वृद्धि संधि में चला जाएगा, सॉरी तथा प्लस एवं, हाँ वृद्धि संधि में चला जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा गायक। गायक को तोड़ेंगे तो बनेगा गई प्लस अक, इसको जब हम तोड़ेंगे तो बनेगा गायक। मैं संधि किस तरह से पढ़ाता हूँ ये आपको देखना है, तो आप वीडियो के नीचे जाइएगा, हमारे चैनल में जाइएगा इस वीडियो के माध्यम से, और उसमें संधि नाम से एक वीडियो मिलेगा, संधि नाम के टाइटल से। आप उस वीडियो को देखिए, आपको पता लग जाएगा कि मैं संधि किस तरह से पढ़ाता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले नंबर का डी, गायक। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि परोपकारः में कौन सी संधि हुई है? परोपकारः यानी कि पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार, तो इसमें संधि हुआ है गुण संधि। आप लोग मिला लीजिए, बी नंबर आंसर है इसका, गुण संधि। उसी तरह से 3 नंबर क्वेश्चन है कि अपठत पाठ अपठत पद किस लकार का रूप है? तो अपठत अत किस में लगता है? तो ये लगता है भूतकाल में, यानी कि लंग लकार में। अब मिलाते चलिए। चौथा क्वेश्चन है कि अ वर्ण का उच्चारण स्थल है, यानी कि अ का उच्चारण कहाँ से होता है? अ का उच्चारित स्थान क्या है? तो है कंठ, कंठ से अ का उच्चारण होता है। उसी तरह से 5वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंत है, यानी कि दांत है? दांत से किस वर्ण का उच्चारण होता है? तो च नहीं होता, च तालु से होता है, क कंठ से होता है, म ओष्ठ से होता है, तो बच के हो गया त। त का आप जब उच्चारण करते हैं तो आप गौर कीजिए कि जीभ जो है दांत की ओर ठेकता है। जैसे ही आप त बोलिएगा तो जीभ दांत पे ठेकता है। तो इसमें से कौन सा दंत से उच्चारित होने वाला है? तो त। मिला लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 6 नंबर क्वेश्चन है कि राज्ञः पद किस विभक्ति का रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि राज्ञः पद पंचमी विभक्ति का रूप है। इस तरह से चलता है कि राजा, राजनम, राज्ञा, राज्ञे, राज्ञः, राज्ञः, तो पंचमी और षष्ठी दोनों में आता है, लेकिन शुरू में हमको जो सबसे पहले ऑप्शन आएगा उस पर हम मारेंगे। तो पंचमी सबसे पहले आया है, षष्ठी भी दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले पंचमी आया, इसलिए हम पंचमी मारेंगे। आप षष्ठी भी मार सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सही माना जाएगा जो पहले ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए हम इसको लेकर के चलेंगे कि पंचमी इसका आंसर है। इसी तरह से 7वां नंबर क्वेश्चन है, क्रिया के विशेषण में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? कि क्रिया के विशेषण में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि तृतीय विभक्ति का रूप होता है। आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन प्रत्यय से है कि कुर्बन पद में कौन प्रत्यय है? कुर्बन पद में कौन सा प्रत्यय है? तो कुर्बन पद में सत्री प्रत्यय है। सत्री प्रत्यय में अन बचता है पुल्लिंग में। उसी तरह से 9 नंबर क्वेश्चन है
कि विक्ष अव्यय में कौन सा प्रत्यय है। विक्ष अव्यय में कौन सा प्रत्यय है। तो विक्ष अव्यय में ल्यप प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यय के अंत में य बच जाता है। तो यहाँ देखिए विक्ष, तो इसमें क्या बचा, य बच गया। तो इसमें जो अव्यय है उसमें प्रत्यय जुड़ा है कौन, ल्यप प्रत्यय जुड़ा है। उसी तरह से 10 नंबर क्वेश्चन है कि मनोहर किस संधि का उदाहरण है। यानी कि मनोहर किस संधि का उदाहरण है। तो मनोहर को तोड़ेंगे तो बनेगा मनः प्लस हर, यानी कि विसर्ग संधि। इसका आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। उसी तरह से 11 नंबर क्वेश्चन है कि पीताम्बरम समस्त पद में कौन सा समास है। यानी कि पीताम्बरम कौन समास है। पीताम्बरम का मतलब होगा, देखिए पीताम्बरम, पीताम्बरम बना है पीत प्लस अंबर से। पीत का मतलब होता है जहाँ पीला, और अंबर का मतलब होता है वस्त्र, पीला वस्त्र। तो पीताम्बरम का मतलब हो जाएगा पीला वस्त्र है जो। तो इस हिसाब से यहाँ पर आंसर हो जाएगा तत्पुरुष नहीं होगा, द्वंद्व भी नहीं, द्विगु भी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय। लेकिन यहीं पे यदि पीताम्बरम के जगह पीताम्बरः रहता तो यह हो जाता बहुब्रीहि, क्योंकि पीताम्बरम का मतलब होता है पीला है वस्त्र जो, और पीताम्बरः का मतलब होता है कि वस्त्र है जिसका पीला, अर्थात विष्णु जी का वस्त्र पीला होता है। तो यहाँ पर अलग मतलब आ रहा है, कोई तीसरा पद प्रधान है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर किसी के बारे में बताया जा रहा है कि पीला है जो वस्त्र, जो वस्त्र पीला है वो सब क्या है, पीताम्बरम है। आगे चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि असंभवम किस समास का उदाहरण है। तो इसका आंसर देखते हैं, यह हो जाएगा नए समास। असंभवम यानी कि जो संभव न हो, और जो नहीं होता है उसको आ जाता है नए समास में। नए समास का मतलब ही होता है नहीं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि अव्ययी भाव समास में प्रथम पद क्या होता है। यानी कि अव्ययी भाव समास का प्रथम पद क्या होता है, तो अव्यय होता है। उसी तरह से 14 नंबर क्वेश्चन है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, क वर्ग से प वर्ग तक, क वर्ग से प वर्ग तक। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है कि आख्यातोप योगे सूत्र किस विभक्ति का बोधक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय विभक्ति का रूप है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येकम में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग क्या शब्द के सब शुरू में लगता है। तो प्रत्येकम को यदि हम तोड़े तो बनेगा प्रति प्लस एकम, प्रति प्लस एकम। तो यहाँ से हमको पता चला कि इस प्रत्येकम शब्द के शुरू में कौन सा जुड़ा है, प्रति। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आंसर इसका प्रति, कि प्रत्येकम शब्द में जो उपसर्ग है कौन सा उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। हाँ, एक बात और आप लोग ध्यान में रखिएगा, अभी तो नहीं क्वेश्चन पूछा, लेकिन हो सकता है कि अगले बार पूछ दे कि प्रत्ययों की संख्या कितनी है, प्रत्ययों की संख्या कितनी है। तो पूरे प्रत्यय होते हैं 22। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि नी उपसर्ग से कौन सा पद नहीं बना है। यानी कि किस उपसर्ग में किस शब्द में नी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो निवास यानी कि नी प्लस वास, तो इसमें तो हुआ है। आगे देखिए नियोग है, यानी कि नी प्लस योग, इसमें भी हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ सी नंबर निर्जलम, निर्जलम में निर है, निर प्लस जलम। तो यहीं पे हमारा आंसर मिल गया। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर में नी उपसर्ग नहीं लगा है, यहाँ पर निर उपसर्ग लगा है, निर प्लस जन्म, निर्जनम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर क्वेश्चन है कि माम पद का मूल रूप क्या है। माम, तो माम पद का मूल रूप है अस्मद। उसी तरह से 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जना त्रिनेत्रम नमंती रेखांकित पद का विग्रह है। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रीणी नेत्राणी यस्य स, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
20 नंबर क्वेश्चन है कि अहम डैश डैश नमामि, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि नमः योगे चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा सरस्वत्याः। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, वक्तुम में कौन सा प्रत्यय है। वक्तुम, यहाँ देखिए तुम आ गया अंत में, यानी कि तुमुन प्रत्यय। 22 नंबर देखिए क्वेश्चन कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा वर्ण आते हैं। अच प्रत्याहार, तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत केवल स्वर वर्ण, यानी कि अ से लेकर के औ तक जो संस्कृत में 13 स्वर होते हैं वो सारे इस अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल स्वर, ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर क्वेश्चन है कि 99 को संस्कृत भाषा में कैसे लिखते हैं। तो 99 को लिखते हैं नव नवति, इसका मतलब होता है 99। 24 नंबर क्वेश्चन है कि किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो किशोरी में इंगिस प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि स्वच्छंद पद का संधि विच्छेद करें। तो स्वच्छंद पद का संधि विच्छेद हो जाएगा स्व प्लस छंद, स्वच्छंद। 26 नंबर क्वेश्चन है कि ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द निम्न में कौन है। यानी कि इन सभी में ईकारांत लेकिन स्त्रीलिंग होना चाहिए, तो वो है मति। 27 नंबर क्वेश्चन है कि द्रक्षति किस लकार का रूप है। द्रक्षति किस लकार का रूप है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लृट लकार। इसका आंसर जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका लृट लकार। इसका आंसर हो जाएगा लृट लकार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन कि देव शब्द का रूप सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा। यानी कि देव शब्द लेकिन सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या होगा। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या होता है, बालके, तो यहाँ हो जाएगा देवे। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभितः के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अभितः, परितः, इन सभी के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि क्रिया के मूल शब्द को क्या कहा जाता है। तो धातु कहा जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि ससजु सोरु किस संधि का उदाहरण है। ससजु सोरु किस संधि का उदाहरण है। तो यह है विसर्ग संधि का उदाहरण। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता निम्न में कौन सी विभक्ति होती है। तो कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन है कि भवितव्यम पद में कौन सा प्रत्यय है। यानी भवितव्यम में लगा है कौन सा प्रत्यय। तो भवितव्यम, तो इसमें लगा है तव्यत प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर की येनांग विकारः सूत्र का उदाहरण है। यानी कि इनमें जो दिया है इसमें कौन सा उदाहरण है जिसमें येनांग विकारः सूत्र का प्रयोग हुआ है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सह कर्णेन वधिर अस्ति, यानी कि वह कान से बहिर है। यानी कि जिस अंग से विकार उत्पन्न हुआ है, जिस अंग में खराबी है, वो कहाँ से है, कान से। तो इस वाक्य में इस सूत्र का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, यथेष्टम समस्त पद का विग्रह निम्न में कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। यहाँ पर गौर दीजिए कि 35 नंबर क्वेश्चन तक, तो अभी तक जो हम 35 नंबर तक क्वेश्चन देखे हैं ये था व्याकरण से, जिसमें आपसे क्वेश्चन आया था संधि में, समास में, प्रत्यय में और वर्ण से। इन 3 से 4 टॉपिक से प्रश्न आया था और उपसर्ग से भी। अब यहाँ से शुरू होता है 36 नंबर क्वेश्चन से, यानी आधा जो क्वेश्चन है व्याकरण से और आधा क्वेश्चन है बुक से। यहाँ से क्वेश्चन होता है स्टार्ट बुक से। पहला क्वेश्चन सबसे पहले
चैप्टर से। तपोवन ब्रह्मचारी पाठ स्वप्नवासवदत्तम नाटक के किस अंक से संकलित है? तो हमने आपको बताया था कि किस अंक से संकलित है, प्रथम अंक से संकलित है। तपोवन ब्रह्मचारी नाट्यांश में कहाँ का दृश्य वर्णित है? तो हम लोग जानते हैं कि तपोवन ब्रह्मचारी में राजगृह के बारे में बताया गया है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि लवानक गांव कहाँ था? तो हम लोग पढ़े हैं, पहले ही चैप्टर में है कि लवानक गांव राजगृह में था। योगंधरायन किसका मंत्री था? योगंधरायन उदयन का मंत्री था। आगे देखिए कि श्रेष्ठ करी स्वस्तिति पाठ कहाँ से संकलित है? तो यह पंचतंत्र से संकलित है। सालंकायन गंगा नदी के तट पर किस देवता की आराधना कर रहे थे? तो सूर्य देवता की, भास्कर की। 42 नंबर क्वेश्चन है कि श्रेष्ठ करी स्वस्तिति पाठ में बाज ने किसको पकड़ लिया था? तो बाज चूहिया को पकड़ लिया था, मूसिका को। 43 नंबर क्वेश्चन है कि रामायण से उद्गृत पाठ्यांश कौन सा है? तो रामायण से जो लिया गया है वो पाठ वर्षा वर्णन है, जिसमें माल्यवान पर्वत पर श्री राम अपने छोटे भाई के साथ वर्षा वर्णन के बारे में बताते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि मयूरों के साथ कौन नाद कर रहा था? यानी मयूरों के साथ कौन नाच रहा था? तो गजह यानी हाथी। आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कि वर्षा वर्णनम पाठ में किस स्थल का वर्णन है? तो माल्यवान पर्वत का। पंचतंत्र में कितने तंत्र हैं? तो 5 तंत्र हैं। आगे देखिए कि पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो विष्णु शर्मा। जगत का आधार कौन है? तो पर्यावरण है जगत का आधार। हम लोग पढ़े थे तीसरा चैप्टर में कि पर्यावरण जगत का आधार है। भूमि का आवरण किसे कहा गया है? तो वायु, जल, वनस्पति, इनमें सभी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है श्रेष्ठ करी स्वस्तिति पाठ में चूहिया का रूपांतरण किसमें हुआ था? तो चूहिया का रूपांतरण एक कन्या के रूप में हुआ था। भूत पदार्थ कितने माने गए हैं? तो वही जिससे हम बने हैं, क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व से मिलकर बना शरीरा, यानी 5 भूत पदार्थ माने गए हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है महर्षि वाल्मीकि की रचना है, यानी कि महर्षि वाल्मीकि ने क्या रचा है? तो रामायण। रामायण कितने कांडों में विभक्त है? तो 7 कांडों में। राम कहाँ के राजा थे? हम लोग सब जानते हैं, अयोध्या के। 55 नंबर क्वेश्चन है कि वर्षा वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? तो हम लोग पढ़े थे तीसरे चैप्टर में वर्षा वर्णनम में कि ये जो चैप्टर है किष्किंधा कांड से संबंधित है। आगे देखिए 56 नंबर क्वेश्चन कि पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? तो पद्मावती मगध राजकुमारी थी। तपोवन ब्रह्मचारी पाठ कहाँ से संकलित है? तो तपोवन ब्रह्मचारी पाठ स्वप्नवासवदत्तम से संकलित है, लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वासवदत्ता किसकी पत्नी थी? तो वासवदत्ता राजा उदयन की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है योगंधरायन वासवदत्ता को धरोहर के रूप में किसके पास रख दिया था? तो यह रख दिया था पद्मावती के पास, अपनी बहन बता करके कि यह मेरी बहन है। 60 नंबर क्वेश्चन है सूर्यात अधिकतरो मेघ निरूपितः रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि नहीं सॉरी, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कस्मात। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि प्राक्तना पद का अर्थ है। प्राक्तना पद का क्या अर्थ है? तो प्राक्तना पद का अर्थ होता है कहा गया। प्राक्तना पद का अर्थ होता है पुराने, जो पुराना चीज होता है उसको कहते हैं प्राक्तना। आगे देखिए कि केका का अर्थ क्या होता है? तो हम लोगों ने तीसरे चैप्टर में पढ़ा है कि केका का अर्थ होता है मोर की बोली, जो मोर का आवाज होता है उसको कहते हैं केका। 63 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वे वृक्षा पुष्प फलई समृद्धा संति रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कही। वेती पद का अर्थ होता है जानता है, यानी जो जानने वाला होता है उसको कहते हैं वेती। अगला क्वेश्चन है कि भास के कुल कितने नाटक हैं? तो भास के अभी तक 13 नाटक मिले हैं। निम्न में कौन सा
उपजीव्य काव्य नहीं है। तो उपजीव्य काव्य एक ही मात्र है, नीति शतक नहीं है। सार्ध डैश 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 समुदा नदंती, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे। तो इसका आंसर हो जाएगा मयूराह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मयूराह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रेष्ठ कड़ीश्वर स्थिति पाठ में पिता के कितने प्रकार का उल्लेख है, यानी कि कितने प्रकार के पिता के बारे में बताया गया? तो 5 पिता के बारे में। सबसे पहला जन्मदाता, जो हमें जन्म देता है। उसके बाद अन्नदाता, उसके बाद शिक्षादाता यानी विद्यादाता, उसके बाद भयत्राता यानी जो रक्षा करता है, भयत्राता, और एक होता है उपनेता यानी जो उपदेश देता है, हमें रास्ता दिखाता है। ये 5 प्रकार के पिता के बारे में हमारे पुस्तक में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य पुराणों की संख्या कितनी है, यानी कि जो मुख्य पुराण है उनकी संख्या कितनी है? तो 18। ऐसे पुराणों की संख्या 18 है, और आपको कंफ्यूज करने के लिए देखिए क्या जोड़ रहा है, मुख्य पुराण। फिर भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको मारना कितना है? 18। मुख्य पुराणों की संख्या 18 है। सबसे अंतिम क्वेश्चन MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन है, उसका अंतिम क्वेश्चन है कि भगवत गीता महाभारत के किस पर्व में वर्णित है? तो भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित है। इस तरह से जो 70 ऑब्जेक्टिव थे, आपको इसमें से 35 ही ऑब्जेक्टिव बनाने थे, लेकिन हमने पूरा 70 के 70 सभी के सभी MCQ प्रश्नों का उत्तर सही उत्तर दिया है और देने का चेष्टा किया है। आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। वीडियो अभी तो लंबा हो गया है, 26 मिनट का वीडियो हो गया, लेकिन देखते हैं इसी में हम सब्जेक्टिव को भी कवर करते हैं। आइए फास्ट इसको भी कवर कर लेते हैं। तो सब्जेक्टिव में सबसे पहले स्टार्ट हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन से, जिसमें से 10 क्वेश्चन दिया है, आपको 5 बनाना है। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दे। हमने आपको बोला था कि 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसको संस्कृत में ही लिखना होता है। तो पहला क्वेश्चन है कि देखिए संस्कृत में कैसे लिखिएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। क्या है कि जहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है ना, उसके जगह पे आंसर लिख दीजिए। जैसे क्या है, पहला ब्रह्मचारी कुतः आगत है, यानी कि ब्रह्मचारी कहाँ से आया था? तो कहाँ से आया था? राजगिरी से। तो हम यहाँ पर ब्रह्मचारी का ब्रह्मचारी लिख देंगे कि ब्रह्मचारी, कुतः के जगह पर हम लिख देंगे कि राजगिरी है। सॉरी, राजगिरी है। यहाँ पर लिखेंगे राजगृहात, राजगिरी से आगत, राजगिरी से आया था। बस हो गया, 2 नंबर मिल गया आपको। तो जहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है उस क्वेश्चन के जगह पे उस आंसर लिख दीजिए, आपका 2 संस्कृत का बन गया। और इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है कि अचिकेता हरिणा विश्रवधम कुत्र चरंत, यानी कि अचिकेता हरिण कहाँ पर विश्राम कर करके एकदम निफिक्र होकर के चल रहे थे? तो हम लोग जानते हैं तपोवन में। तो बस यहाँ पर लिख देना है तपोवन, यहाँ पर तपोवन लिख देना है। बाकी जो इस तरह से है, आगे पीछे जैसे है उसे लिख देना है, आपका हो गया, तैयार हो गया आंसर। ठीक, इस तरह से लिखना है। उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है कि कान सप्त गुणान परीक्षा कन्या दे, यानी कि किन 7 गुणों की परीक्षण करके कन्या में परीक्षण करना चाहिए, किन 7 गुणों का? तो जो हमारा दूसरा चैप्टर है श्रेष्ठ कड़ीश्वर स्थिति, उसमें बताया गया है कि कुल, शील, अधिकार, विद्या, उम्र, शक्ति और स्वरूप, ये 7 प्रकार के गुण होते हैं, इनका परीक्षा करना चाहिए। तो यहाँ पर कान की जगह पर हम वो 7 गुण लिख देंगे, उसके बाद ये लिख देंगे कि सप्त गुणान परीक्षा या कन्या दिया। हो गया आपका तैयार क्वेश्चन का आंसर। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि मुनि कदा निश्चिंतो जाता। तो कदा माने कि कब निश्चिंत हो जाता है? तो मूसिकाया को दे करके, तो यहाँ पर मुनि मूसिकाया निश्चिंतो जाता। इस तरह से हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि वृक्षारोपणम कदा कर्तव्यम, यानी कि वृक्षारोपण कब करना चाहिए? तो लिख देंगे कदा के जगह पर कब करना चाहिए। हम लोगों ने पढ़ा है वर्षा वर्णम पाठ में, श्री राम बताते हैं कि वर्षा, और दूसरा चौथा पाठ में भी पढ़े हैं,
पर्यावरण वाला में, उसमें भी हमको देखने को मिला कि वृक्ष का रोपण करना चाहिए वर्षा काल के प्रारंभ में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वृक्षारोपणम वर्षा ऋतु प्रारंभे कर्तव्यम। उसी तरह से छठा जो क्वेश्चन है कि कह रहा है कि कस्य नियमनम सर्वाधिकम आवश्यकम अस्ति, यानी कि किसका नियमन, यानी किस पर नियमित करना सर्वाधिक आवश्यक है, किसको निम्न करना यानी अपने नियम में करना है, संचित कर देना। तो जनसंख्या को यानी कि नियंत्रण करना है, किस पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है, तो जनसंख्या, यहाँ पर लिख देंगे जनसंख्या नियमनम सर्वाधिकम आवश्यकम अस्ति। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वर्षासु नवम जलम कीदृशम भवति। तो क्या दिखाता है वर्षा का नया जल, तो वर्षा का नया जल एक सुंदर रत्न की तरह चमकता हुआ प्रतीत होता है। तो यहाँ लिखेंगे वर्षासु नवम जलम धातु पदार्थम दृश्यम भवति, यानी कि धातु पदार्थ की तरह सोने की तरह चमक रहा है। कीदृशम आम्रफलम भूमौ पतति, तो यहाँ पर लिखेंगे कि पक्वम, यानी कि पका हुआ आम्रफलम भूमौ पतित। उसके बाद है 9वां क्वेश्चन है कि ग्राम दहेन का दग्धा, यानी कि गांव में आग लगने से कौन जल गई, तो कौन जल गई थी, पद्मा, माने कि साजिश रचा गया था कि वासवदत्ता के बारे में बताएंगे कि वह जल गया है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि ग्राम दहेन वासवदत्ता दग्धा, हो गया, बन गया आपका आंसर। कह त्रैलोक्य दीप अस्ति, यानी कि कौन तीनों लोक का दीप है, कौन तीनों लोक का मालिक है, तो कौन है, सूर्य भास्कर। यहाँ पर कह के जगह पर लिख देंगे सूर्य त्रैलोक्य दीप अस्ति। इस तरह से आपके जो 2 नंबर के क्वेश्चन थे जिसमें से आपको 5 बनाने थे, हमने 10 क्वेश्चन का आंसर दिया है सही। इस तरह से आप अपना मिला लीजिएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि निम्न में से किसी 5 पदों का संस्कृत वाक्य में प्रयोग करें, यानी कि दिया है 10 वाक्य, इसमें से किसी 5 का आप संस्कृत में एक वाक्य बनाइए, इसमें इसका काम लीजिए। जैसे कि पहला दिया इदानीम, इदानीम का मतलब होता है इस समय। वृक्षा यानी कि बहुत सारे पेड़ के बारे में बताया है। न्यास सर्वत्र कुतः गर्जन्ति यान्ति विलोक्य शनैः शनैः भ्रमर, इस तरह से दिए हुए हैं। इसमें से किन्हीं भी 5 का जो आपको सरल लगे, किन्हीं भी 5 को लेना है और उससे संबंधित वाक्य बनाना देना है। इस तरह से ये 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, हमने क्वेश्चन देखा है, इसमें पत्र के बारे में जिक्र नहीं है, पत्र नहीं आया है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, बोर्ड परीक्षा में पत्र पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए आप उसका प्रैक्टिस करते रहिएगा। हम भी प्रैक्टिस करवाएंगे जब बोर्ड का परीक्षा होगा जनवरी फरवरी के आसपास में, उसका हम प्रैक्टिस करवाएंगे। आप उसका बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, पूरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी का आपको बेहतर से बेहतर अभ्यास कराया जाएगा। इसी के लिए आप व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ पर हम आपको बेहतर ढंग से बताएंगे, गाइड करेंगे। तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में निबंध लिखें, यानी कि आपके पास दिया है 4 को टॉपिक, उसमें से किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना है। 7 लाइन में, 8 लाइन में लिख दीजिए, 5 लाइन में। सरस्वती पूजा पर, अस्माकं विद्यालय पर, सत्संगति पर, संस्कृत भाषाया महत्वम पर। इस तरह से आपको जो सरल लगे, जिस पर आप 5 लाइन बना सकते हैं, 7 लाइन बना सकते हैं, उस पर आप लिख दीजिए, हो गया। कैसे लिखा जाता है हम ये बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। अगर आपको अभी नहीं लिखना आता है तो हम इसके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी टाइम नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जैसे ही आप लोग बताइए कि हाँ हमें व्याकरण भी पढ़ना है, तो हम शुरू से व्याकरण पढ़ाएंगे। उसमें जब अनुवाद का टॉपिक चालू होगा तो अनुवाद के टॉपिक में ही अनुवाद, अनुच्छेद और इस तरह से किसी भी टॉपिक पर निबंध लिखना बताएंगे। आगे देखिए, 4 नंबर जो क्वेश्चन पूछता है, 4 नंबर टाइप का क्वेश्चन, वो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 4 प्रश्न का उत्तर दे, ठीक। 5 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ, ये है कि 2 नंबर वाला तो संस्कृत में लिखना था, लेकिन 5 नंबर वाला क्वेश्चन का आपके पास ऑप्शन है, संस्कृत में लिखिए, हिंदी में लिखिए। बेहतर है कि हिंदी में लिखिए, क्योंकि आप ज़्यादा लिख पाइएगा, ज़्यादा स्पीड में लिख पाइएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा।
तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्षा वर्णनम के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करें। यानी कि वर्षा वर्णनम के बारे में श्री राम अपने लक्ष्मण भाई से क्या बताते हैं, क्या वर्णन करते हैं, उसी के बारे में लिख देना है पाठ से संबंधित। कि वर्षा वर्णनम पाठ में हमें वर्षा ऋतु के बारे में बताया गया है कि वर्षा ऋतु बहुत ही रमणीय ऋतु होता है। इसमें तरह तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं। जैसे कि श्री राम बताते हैं कि वर्षा का ऋतु जब शुरुआत होता है तब धूल कण ये सब क्या शांत हो जाते हैं, ये अपने तल में बैठ जाते हैं। उसके बाद वो वर्षा का वर्णन करते हुए, वर्षा के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि वर्षा के समय जब वर्षा होता है, जब वर्षा का समय आता है तब जो दोपहर का समय होता है वो अधिक रमणीय दिखता है। अब वर्षा में तरह तरह के दृश्य को देखने को मिलता है, जैसे कि मोर का नाचना, हाथी का मंद मस्त चिंघारना, इस तरह से अनेकों बात हैं जो आपने पुस्तक में देखा होगा, उससे संबंधित लिख दीजिए। अभी हम यहाँ पर डिटेल में नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी वीडियो 36 मिनट का हो गया। आगे देखिए, श्रेष्ठ कड़ीसो स्थिति पाठ से प्राप्त शिक्षा को अपने शब्दों में लिखें। यानी कि श्रेष्ठ कड़ीसो स्थिति पाठ से आप क्या शिक्षा प्राप्त करते हैं? तो सिंपल सा है कि एक चूहिया है जो अपने आप को बचाने के लिए कन्या के रूप में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन समय आने पर फिर से उसे क्या बनना पड़ता है? चूहिया ही बनना पड़ता है। यानी कि जो आप अभी हैं वही सर्वश्रेष्ठ है। ये नहीं कि हमको आज ये बनना है, कल वो बनना है, कल वो बनना है। इस तरह से कल्पनाओं का, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है? यानी कि पर्यावरण का संरक्षण क्यों आवश्यक है? ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया है। अभी भी पर्यावरण के बारे में तरह तरह के संगठन बन रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, इस सब पर चर्चा हो रहा है कि पर्यावरण को संरक्षित करना है, प्रदूषण को कम करना है। तो आप पर्यावरण के संरक्षण के बारे में लिख सकते हैं कि पर्यावरण यदि शांत रहे तो ही पृथ्वी पर मानव जीवन या अन्य जीवन का कल्पना कर सकते हैं, अन्यथा अभी जो पृथ्वी है वो कुछ समय के बाद एक मृत्यु लोक बन जाएगी। अगला क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि वर्षा वर्णनम पाठ में पाठ के किसी एक पद यानी कि एक श्लोक को शुद्ध शुद्ध लिख करके उसका अर्थ लिखना है। तो आप लिख सकते हैं। हम बोले थे कि याद कर लीजिएगा, पूछ देता है 5 नंबर में, पूछ दिया ना। तपोवन ब्रह्मचारी पाठ का संक्षिप्त परिचय दीजिए। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ पर इस तरह से पूछा है, लेकिन बोर्ड में पूछेगा अलग से, अलग एक टॉपिक देगा, अलग टाइप से क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें दो आपका श्लोक देगा संस्कृत वाला और कहेगा कि इसका हिंदी अनुवाद लिखिए या हिंदी में अर्थ बताइए। अगला क्वेश्चन है कि तपोवन ब्रह्मचारी पाठ का संक्षिप्त परिचय दीजिए, कि तपोवन ब्रह्मचारी पाठ में क्या क्या हुआ था उसका एक छोटा सा परिचय देना है। तो आप दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन की संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि के भेद को सोधारण लिखें। हाँ, अभी तक आप देखते रहे होंगे कि व्याकरण से सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन नहीं, 12th क्लास संस्कृत में व्याकरण से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, वो भी 5 नंबर में आता है। देखिए आ गया कि संधि किसे कहते हैं, संधि का परिभाषा लिखना है और स्वर संधि के भेद को सोधारण उदाहरण के साथ लिखना है। स्वर संधि के जो जितने भी भेद होते हैं, हमने 10th तक तो स्वर संधि के 5 भेद पढ़े थे, लेकिन 12th में हमको पढ़ना है 8 भेद। तो 8 भेद के बारे में यहाँ पर लिखिएगा, तब आपको मिलेगा 5 नंबर। उसी तरह से अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पंचतंत्र का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कीजिए। तो आप लिख सकते हैं कि पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। पंचतंत्र का पंचतंत्र में 5 तंत्र हैं, जो कि इस प्रकार है: मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोकुल्य, लब्ध प्राणस तथा अप्रेक्षित कारक। इसका ये जो लिखा गया था लगभग बहुत 200 ईसा पूर्व पहले लिखा गया था, मतलब बहुत पुराना है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है, हाँ, सबसे अंतिम वाला क्वेश्चन दे देता है इस प्रकार से कि गद्यांश के रूप में दे देता है, ठीक है। उसके बाद उस गद्यांश को पढ़िए, उससे संबंधित जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर दीजिए। तो गद्यांश दिया हुआ है, कह रहा है कि अपठित गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। सभी प्रश्नों के लिए सामान्य अंक निर्धारित है, यानी कि 5 क्वेश्चन पूछेगा
उससे 5 नंबर मिलेगा। तो आपको एक दिया हुआ है, चलिए पढ़ के बता दे रहे हैं कि एकस्मिन् वने एकः सिंहः वसति स्म, यानी कि एक जंगल में एक सिंह यानी कि शेर रहता था। एकदा सः वृक्षयः नीचौ सुप्त आसीत्, यानी कि एक बार वह वृक्ष के नीचे सोया हुआ था। एकः मूषकः आगतः तस्य शरीरे इस्ततः अनृत्यत, यानी कि एक बार क्या हुआ कि एक मूषक यानी कि मूस आ गया और उसके शरीर पर, तस्य शरीरे इस्ततः का मतलब होता है इधर उधर, अनृत्यत यानी कि इधर उधर कूदने लगा उसके शरीर पर। तेन सिंह प्रबुद्ध अभूत, उसके तब शेर जो है क्रोध में आ गया। जगने के बाद जब पता चला कि उसके शरीर पर चूहा कूद रहा है, तो जब वो जगह देखा तो क्रोध में आ गया। सह मूषिकाय, वह मूषिका को अक्रुह्यत, पकड़ लिया कि है ना, उस मूषिका को पकड़ लिया। सह मूषकः अक्रनन्तः अवदत् च, और मुस्का वह जो है मुस्का जो है मूषक जो है चूहा जो है बोला, भो वन राजा, हे वनराज यानी कि हे वन के राजा, मैं दयाम कुरु, मतलब कि मेरे ऊपर मुझ पर दया करो। समय अहमपि तव सहायताम करिष्यामि, यानी कि समय आने पर मैं तुम्हारा सहायता कर सकता हूँ। एतत् आकर्णयम सिंह अहसत, यानी कि इतना सुन करके सिंह सोचने लगा। परम किंचित विचार्य च, सोच मतलब कि पहले तो हंसा उस पर, परम उसके बाद परम किंचित विचार्य च दन्या तम अमुच्यत, यानी कि कुछ विचार करने के बाद उसके छोड़ दिया। देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा है 5 क्वेश्चन। कह रहा कि पहला था बने कह वसति स्म, यानी कि वन में कौन रहता था, तो सिंह रहता था। यहाँ पर लिख दीजिए कि बने सिंह वसति स्म, मिल गया। उसके बाद है कि सिंह कस्य नीचौ सुप्त आसीत्, तो सिंह वृक्ष नीचौ सुप्त आसीत्। कः आगत्य सिंहस्य शरीरे अनृत्यत, तो मूषकः आगत्य सिंहस्य शरीरे अनृत्यत। उसके बाद इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है कि अहसत पदे कह लकार अस्ति, असत में कौन सा लकार है, तो अत लगा हुआ है, यानी कि लंग लकार है, लंग लकार यानी कि भूतकाल। उसी तरह से अंतिम वाला क्वेश्चन है कि वनराज का आसित, वनराज कौन है, तो सिंह है। इस तरह से आपका जो पूरा क्वेश्चन है समाप्त हुआ। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा जो तिमाही में पूछा था बिहार बोर्ड के द्वारा, संस्कृत का जो पेपर था वो पूरा हम आपको आंसर बता दिए। आप मिला लीजिए कि आपने कितना सही करके आया था। परीक्षा देने का यही एक तात्पर्य होता है कि अपने आप को जांचना होता है कि हम अभी कितना तैयार हैं, कितना तैयारी करना है, कहाँ पर हम चूक भूल कर रहे हैं, किसको सुधारना है, इसी सब के लिए परीक्षा होता है। अंत में हम जाते समय आपको यही कहेंगे कि वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना, कमेंट कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ये भी बात कमेंट कीजिए कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। उसके बाद ये कमेंट में बताइए कि हाँ सबसे इम्पोर्टेंट कि अगला कुछ बच्चे मैसेज किए थे, कमेंट किए थे कि सर चैप्टर नंबर 6 लाइए, तो हम जानना चाहेंगे। अभी तक तो हम पार्ट 1 से लेकर के 5 तक चैप्टर को अपलोड किए हैं वीडियो बना करके, वीडियो के माध्यम से, लेकिन हम जानना चाहेंगे 6 नंबर चैप्टर से कि आप लोग संस्कृत के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं। संस्कृत में जो दिया है आपके पुस्तक में, संस्कृत के लाइन बाय लाइन, उसके बाद उसका अर्थ, या जिस तरह से हम हिंदी के रूप में लाते हैं एक PDF के रूप में, उस तरह से पढ़ना चाहिएगा। आप यह ज़रूर कमेंट कीजिए कि संस्कृत में पढ़ना है या हिंदी में पढ़ना है। उसके बाद ये भी बताइए कि आपको व्याकरण पढ़ना है या नहीं। यदि आप हमसे व्याकरण पढ़ना चाहते हैं तो आप बोलिए, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। पहले आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से व्याकरण पढ़ाता हूँ। लगभग 4 साल का एक्सपीरियंस है व्याकरण पढ़ाने का। आप देख लीजिए कि मैं किस तरह से व्याकरण पढ़ाता हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ व्याकरण पढ़ाइए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। चलिए अंत में आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद। और अच्छे से पढ़ने के लिए, हमारा सहयोग लेने के लिए टेलीग्राम में जुड़ना मत भूलिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको हम दे देंगे। धन्यवाद।